लास्ट लेक्चर हमने ग्रेविटेशन स्टार्ट किया था, ठीक है, और आई थिंक मैं बेसिक वाला पार्ट कर रहा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्कुलर मोशन करके, ट्रिपल चेक करो। आपका भी संडे को पेपर हुआ है, आपका पेपर का आपको क्या डाउट है बताओ। क्वेश्चन पेपर Okay. Now, अच्छा, डिस्कशन बाद में करो, पहले देख लो। क्वेश्चन था कि आपके पास student in the laboratory makes the thickness of a wire using screw gauge. The readings are 1.22, 1.23, 1.19, and 1.20. The percentage error is x upon 121%. You have to find the value of x. I think this was the question. Okay. ठीक है, सॉल्व किया और आंसर आया। Okay. Let's see your hand. पहले सारा मैंने मीन मान लिया, फिर हरे का तो माइनस किया, फिर रेफरेंस एरर निकाल के reading ले लेते हैं। I think it was 1.22 plus 1.23 plus 1.19 plus 1.23 I think ये था और upon 1.21 इसका आंसर 1.21 आ रहा है। ठीक है, फिर आगे आपको डेल्टा x निकालना पड़ेगा। तो अगर ये करेंगे तो आई थिंक 0.01 है, 0.03 again by 4 का 0.03 I think this will turn out to be 0.06 by 4, right? So it will be 0.015 और फिर परसेंटेज एरर बोला था तो 0.015 upon 1.21 into 100 must be equal to x
by 120 ठीक है ना now 1.21 0.015 बराबर जैसे इसको मैं यहाँ पे हटा दूँ तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 2 0 है 121 121 कर दो 0.015 और तुम्हारे पास 1 2 3 4 है तो मुझे यहाँ पे 4 0 लिखा है तो अब डेसिमल भी हटा सकता हूँ तो 150 शुड इक्वल इसमें क्या लिखा है सर बट पहले से वो पॉजिटिव के फॉर्म में है तो मतलब एक्स को 151 क्वेश्चन को ज्यादा नहीं सोचना है दैट्स द प्रॉब्लम बोला है द परसेंटेज एरर इज डैश परसेंटेज इतना सीधा सीधा से वो बोल रहा परसेंटेज एरर ये है तो यहाँ पे 10% होगा तो 10% ही लिखेगा ना तो 10% को फिर डायरेक्टली इक्वेट करेगा जो दिया होगा उससे कि 10% आया है नहीं आया तो जो आंसर आया उसको x का 120 इक्वेट करेगा ज्यादा दिमाग क्यों लगाना है कि डिवाइड बाय 100 करना है मल्टीप्लाई बाय 100 करना है जो निकालना है वो निकाल दो इक्वल x का 120 क्या मैंने मिसलेनियस में ऐसा क्वेश्चन करवाया था जहाँ पे हम लोग 7700 वाला क्वेश्चन कर रहे थे याद है ना सबको तो उसमें भी x by 1000 से इक्वेट किया था ना तुम लोग तो x की वैल्यू वैल्यू को निकाल दी और फिर सेम क्वेश्चन को सिर्फ मैंने नंबर चेंज कर दी तो आंसर आने ही चाहिए ओके चलो और कोई क्वेश्चन जो इसमें पेपर में डाउट हाउ वाज द पेपर बाय नहीं तो फिजिक्स में जा रहे हो कोई ऐसा जो 70 प्लस हो 70 प्लस चांस है 80 प्लस 80 प्लस ओके कितना जा रहा है कुछ कैलकुलेट किया कैलकुलेट तो नहीं किया बट एक क्वेश्चन रॉन्ग है तो अप्रॉक्स 95 तो नहीं बट 90 92 ऐसा जाएगा ओके ये एक ही कर बाकी सारे कर 87 तो छोड़े और ओके मेरे दो रॉन्ग थे ये और एक और तो 91 ओके चलो सो ये था कैंप कैसे क्या होता है थोड़ा टाइम कैंप थोड़ा सा ओके और तो एक आंसर नेक्स्ट टाइम फिजिक्स विल इंप्रूव ओके देखो अभी जो चैप्टर आएंगे ना उसमें अगर हम ज्यादा चीज नहीं करना चाहते तो भी ऑटोमेटिक बढ़ जाए तो मतलब वो हो गया क्योंकि चैप्टर्स अभी ऐसे आ रहे हैं कि ठीक है चल आई थिंक हम कंटिन्यू करते हैं इसमें और एक डाउट पेपर में हाँ ये इधर जो क्वेश्चन 3 में ये दिया है वो क्या है समझ गया मुझे लग रहा है वहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग एरर ठीक है वहाँ पे प्रिंटिंग एरर है क्योंकि वो जो बॉक्स है वो एक्चुअली पावर्स है देखो क्या होता है जब भी कोई बार हाँ एक्चुअली क्या रेस टू कंप्यूटर में जब हम लिखते हैं ना कई बार रेस टू लिखना होता है तो वहाँ पे ऊपर जब हम कन्वर्ट करते हैं कई बार वर्ड टू पीडीएफ और जब होता है तो समटाइम्स ये एरर हो जाती है तो हम जब टाइप करवाते हैं तब सही होता है देन व्हेन वी कन्वर्ट तो फॉर्मेट कई बार नहीं होता तो वहीं पे वो आए तो आंसर लेकिन क्योंकि डी समझेगा कैसा सुनो लास्ट लेक्चर में हमने ग्रेविटेशन स्टार्ट किया था और आई थिंक मैंने लिखा था कि एफ जो होता है वो होता है जी m1 m2 पर r स्क्वायर आई थिंक कितना पे लिखा था जो एफ है वो न्यूटन का ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर
n1 and n2 क्या है आपके पास मास and r क्या है आपका डिस्टेंस. So it is not the radius, it is always the distance between the two objects. G is a universal gravitational constant. Okay, and I think इसकी वैल्यू हमने लिखी थी last time. It was 6.67 into 10 to the power minus 11 Newton meter square per kg. देखने में यहाँ से लिखा है हमने. ठीक है. और भी कुछ चीजें लिखी है तो मैं वो पढ़ लेता हूँ कि object must be a point object or a spherical object. ठीक है. Gravitational force is independent of nature of the medium. It is always attractive in nature. And साथ में और एक चीज लिखा क्या लिखा? It forms an axial reaction pair and it is a long range. Okay. So I think इतना हम लोगों ने लिखा. Fine. आज इसी के आगे we are going to continue. ये फॉर्मूला का कंडीशन ये है कि जो दो ऑब्जेक्ट आप कंसीडर करो m1 और m2 वो या तो पॉइंट ऑब्जेक्ट हो या तो वो स्फेरिकल हो सकते हैं और प्रोवाइडेड मतलब तुम अप्लाई कर सकते हो पर उस केस में प्रेफरेबल ये होगा कि जो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स है वो काफी ज्यादा कैसा होना चाहिए दूर होना चाहिए सो दैट इनका जो डायमीटर होगा और इनके बीच में जो डिस्टेंस होगा उसमें डिस्टेंस आपके डायमीटर से काफी ज्यादा नहीं डायमीटर पकड़ो रेडियस पकड़ो इट्स ओके क्योंकि मेनली क्या है कि द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का मतलब यू कैन से द शेप एंड द डिस्टेंस उसमें शेप बहुत छोटा होगा सही है. नाउ हमने जो फॉर्मूला लिखा है ना F = G(m1 m2) ये एक्चुअली में मैग्नीट्यूड फॉर्म है. ओके तो आई थिंक यू नो मैग्नीट्यूड फॉर्म क्या है ना इट्स नॉट अ वेक्टर फॉर्म सही है. व्हाट इज आपको इसका वेक्टर फॉर्म बनाना है ठीक है आपको क्या बनाना है वेक्टर फॉर्म. अब फॉर दैट एक चीज है ना थोड़ा सा हम समझने का ट्राई करेंगे. कंसीडर करो आपके पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं मास कितना दे रहा हूँ बेटा m1. यहाँ पे आपके पास अनदर ऑब्जेक्ट है जिसको मैं क्या दे रहा हूँ बेटा m2 बराबर. अगर ये m1 है और ये ओरिजिन मैंने फिक्स किया तो विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन m1 का कोई तो पोजीशन वेक्टर होगा समझ में आ रहा है. सो इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ. And I think you will agree with me कि ये आपका क्या है पोजीशन वेक्टर सबको समझ में आया. ओके उसके बाद यहाँ से इसको मैं ज्वाइन करता हूँ. ओके ये क्या है पोजीशन वेक्टर किसका सो ये m2 का पोजीशन वेक्टर है ये m1 का पोजीशन वेक्टर है. अच्छा पोजीशन वेक्टर जनरली कैसे लिखते हैं शायद आपको पता होगा. फॉर एग्जांपल if this is r1 vector and this is what r2 vector तो r1 vector कैसे लिखना चाहिए पहला है कि जैसे ये एरो जा रहा है समझ में आ रहा है तो r1 वेक्टर एक्चुअली में क्या होता है m1 का कोई तो कोऑर्डिनेट हो तो लेट्स से कोऑर्डिनेट इज x1, y. आई होप ये समझा होगा. m2 का कोऑर्डिनेट क्या होगा x2, y. तो r1 वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू ये माइनस ये है ना तो x1 माइनस 0 i कैप तो मतलब ये हो जाएगा x1 i कैप प्लस क्या होगा y1 i कैप. आई थिंक ये आपको वेक्टर्स में अभी बोला था. साथ में अगर मैं r2 वेक्टर का पोजीशन वेक्टर लिखना चाहूँ सही है क्या आपको अच्छे से समझ में आ रहा है. ठीक है. अब सिचुएशन ऐसी है कि अगर मैं ये दोनों लाइन को ज्वाइन कर दूं ये कौन सा वेक्टर हो जाएगा परफेक्ट. अब इसको मैं ज्वाइन करूँ ना तो यहाँ पे एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि मान लो कि मैं ऐसा एरो बनाऊं बराबर. ये मैंने जो एरो बनाया कैसे करें इस एरो पे मैं वेक्टर का नाम क्या है आपको समझ आ रहा है
वेक्टर का नाम, जैसे इस पोजीशन वेक्टर का नाम आपने क्या लिखा? R1 है, और R1 जो लिखा है उसको कैसे आपने ये फॉर्मूला बनाया, तो हमेशा याद रखो आपने कैसे लगाया, x1 - 0 कर दिया, बराबर ना? सो एक्चुअली में इसका मीनिंग क्या है R1 वेक्टर का, जहां पे ये एरो है वो पहले आता है और जहां से ओरिजिन हुआ वो बाद में आता है। सो एक्चुअली में R1 वेक्टर is nothing but R1O vector. समझा नहीं समझा? Where 1 is final and O is the initial. Are you getting? अच्छा, वैसे R2 vector का मतलब क्या होगा? R2 मतलब it is final minus initial. सबको समझ आ रहा है? ओके। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर मैं ऐसे एरो बनाऊं R2 एक से, तो वो क्या बनना चाहिए? R21 बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? कोई डाउट है या नहीं? तो क्या मैं इसको R21 लिख सकता हूँ? अच्छा, R21 क्या होगा? Can you tell me what should be the R2? बराबर, सही है ना? तो अगर आप थोड़ा लॉजिकली जाओगे, क्या यहाँ पे एक ट्रायंगल वेक्टर बन रहा है? Can you tell? यहाँ पे ट्रायंगल वेक्टर बन रहा है। सो अगर ट्रायंगल का लॉ मैं अप्लाई करूँ तो कहना है कि R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर should be equal to R1 वेक्टर। सही जवाब है? तो मैं लिख सकता हूँ R1 वेक्टर, बोलो इज इक्वल टू क्या? सर R1 वेक्टर इज इक्वल टू R2 वेक्टर। तो अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या मैं बोलूँगा R21 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा? R2 वेक्टर माइनस and I think that's the definition which we know. So सब चीज सही है। तो अब अगर मुझे यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, वो आपको पूछ सकते हैं या तो S12 वेक्टर फाइंड करके बताओ, या तो वो आपको पूछ सकते हैं S21 वेक्टर फाइंड करके बताओ। तो आपके हिसाब से व्हाट शुड बी द मीनिंग ऑफ S12 वेक्टर? मीनिंग व्हाट इज द मीनिंग? मैं बोलूं S तो फोर्स है, तो व्हेन वी से S12 तो फोर्स ऑन वन तो यार ये समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। S12 का मतलब क्या होगा? फोर्स ऑन पार्टिकल 1 ड्यू टू द पार्टिकल 2। कुछ समझा? अच्छा, व्हाट शुड द मीनिंग ऑफ S21? समझ में आ रहा है? ओके, ग्रेविटेशन इज attractive force or repulsive force, or it can be both. Attractive. So gravitation force is always attractive in nature. Yes or no? Yes. इसीलिए अगर आप S12 वेक्टर लिखो या S21 वेक्टर लिखो, हम जनरली जैसे वेक्टर फॉर्म में आएंगे तो उसके साथ हमेशा माइनस साइन एसोसिएटेड। कौन सा साइन आएगी? हमेशा। हम इधर y माइनस साइन, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या समझाना चाहते हैं? माइनस साइन रिप्रेजेंट्स व्हाट? इट इज अट्रैक्टिव इन नेचर। कौन सा नेचर था? सो अगर मान लो मैं S12 या S21 को जनरलाइज S वेक्टर के फॉर्म में लिखूं, कौन से फॉर्म में लिखूं? तो मुझे क्या लिखना चाहिए? I should write माइनस, फिर मैं लिखूंगा G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर R कैप। वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या लिखा है? चेक करो, माइनस G M1 M2 R स्क्वायर क्या लिखा है? नाउ कैन यू टेल मी R कैप का मीनिंग क्या होगा? वेरी गुड, यूनिट वेक्टर। क्या होगा? अब यूनिट वेक्टर सबको पता है कि वो होता है R वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सीलेंट। क्या होता है? R वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ R। यही होता है ना? तो क्या मैं अगर इसको लिखूं मैग्नीट्यूड ऑफ R, तो R इनटू R स्क्वायर क्या हो जाएगा? R क्यूब, और ये क्या हो जाएगा? R। ये इसका कौन सा नोटेशन होगा? दिस इज द वेक्टर नोटेशन व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, सो अगर वेक्टर वाली चीज में जाना है तो आपको इस तरह से चीजें लिखनी पड़ेगी, और नॉर्मल करना है तो दिक्कत नहीं। नॉर्मल करना है तो भी माइनस साइन लिखोगे क्या? नहीं, क्यों नहीं लिखोगे? तब वो कौन से फॉर्म में है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में तुम्हें उसकी जरूरत नहीं है। सबको समझा अच्छे से? ठीक है। सो ये वाला पार्ट जिसमें आप लिख सकते हो ग्रेविटेशनल लॉ इन वेक्टर फॉर्म।
doubt here? डायग्राम है Yes. अच्छा, और एक चीज भी आपको देखने का देता हूँ। ये जो नोटेशन है ना, क्या लिखा है मैंने, R2 बराबर। तो हमें पता है कि कोई भी पोजीशन वेक्टर इज ऑलवेज फाइनाइट माइनस क्या इनिशियल, ठीक है। तो देयर आर फ्यू बुक्स जिसको R21 लिखती है, और देयर आर फ्यू बुक्स जिसको क्या लिखती है, R12, और वो क्या बोलती है मैं बताता हूँ। R12 लिखेंगे, समझा, और R12 लिख के क्या बोलेंगे इसको, R2 माइनस R। अब इसका मीनिंग, इसको रीड कैसे करेंगे, इसको रीड कैसे करेंगे, जैसे द पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 1 to 2, ये समझा। सो फ्रॉम 1 to 2 जाएगा, तो आप इसको ध्यान से देखिए, तो क्या 1 to 2 जा रहा है, समझा। सो अगर 1 से 2 गया तो फिर उसको R12 बोलेंगे, फिर वो R2 माइनस R बनेगा, क्लियर है। पर जब हम यहाँ पे S12 बोल रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, इट इज फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, ये समझा। यहाँ पे S12 का मतलब क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, यू गेटिंग दिस? ओके, तो हम प्रेफरेबली ये करते हैं, स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स कौन-कौन सी हैं? आई थिंक वी नो दैट। एक तो सेंटेज बीएम चुनना, सेकंड कौन सा है, डीसीबी, थर्ड कौन सा है, एलसीबी, फोर्थ हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री। नाउ फिजिक्स केमिस्ट्री ले लो, डीसीबी ले लो या एलसीबी ले लो, उसमें वेक्टर फॉर्म पे वो जनरेट डिस्कस नहीं करते, तो वैसे एक ही कौन सा, सेंटेज। सेंटेज जनरली इसको 2-1 ना बोल के क्या करता, क्यों 1 2 लेता, जो मैंने रीजन समझा। इसको रीड करने का तरीका है पोजीशन वेक्टर फ्रॉम 1 to क्या 2। तो फॉर दैट पर्पस ओनली, सो दैट कि आप में से मैक्सिमम लोग फ्यूचर में क्या सॉल्व करोगे, सेंटेज, और वहां पे अगर नोटेशन कुछ अलग होगा तो कंफ्यूज होगा। सो हम इसको 1 2 लिखते हैं, पर साथ में प्रॉपर्ली मैं डिफाइन कर देता हूं सो दैट आपकी रहती है, ओके। इसीलिए व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, इसको तो 1 2 नाम दो, 2 1 नाम दो, इट डजंट मैटर, व्हाट राइट, व्हाट मैटर्स इज फोर्स, इट्स द पोजीशन वेक्टर, समझा ना। तो मेरे हिसाब से दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला टू, आप चेक करो, ये कभी गलती नहीं हो। अगर मुझे 2 और 1 करना है तो मैं पहले क्या लिखूंगा, 2 - 1 अपॉन क्या, 2 - 1, सबको समझा। आगे
बाकी कौन से टाइम होनी चाहिए? अगर यहाँ पे 1 2 पूछी तो क्या करोगे? 1 माइनस 2 और ये क्या होगा? 1 माइनस। अब इसमें तो दिक्कत आनी नहीं भाई, क्यों नहीं आना? क्योंकि मैग्नीट्यूड है, दिक्कत सिर्फ इसकी आएगी, समझा नहीं? बस तो आपको ये आ रहा है, बस ये लिख दो और मैं यहाँ पे डिफाइन करेगा ये R12 वेक्टर इस पोजीशन वेक्टर from 1 to 2 or is force on 2 to 2. F1, this is the force on particle 2 due to particle 1. बराबर। तो जैसे मैं अगर मैं डायग्राम के तो इस पे F21 का डायरेक्शन शो कर, तो तुझे क्या सोचना है? तुझे इस पे इसकी वजह से कैसा फोर्स चल रहा है वो देख, बराबर? इस पे इसकी वजह से फोर्स चल रहा है, सो ऐसा फोर्स कर R12 वेक्टर ऐसा दोनों के बीच में माइनस साइन से माइनस साइन किया, ओके, और R12 इज R21 तो वो भी वाले कितना सही है। अच्छा, अगर वही तुझे पूछते F12 तो F12 ऐसा होगा, बट उस केस में फिर ये ऐसा रहता है बढ़ जाएगा, तो वो दोनों अगेन माइनस साइन है, यहाँ पे माइनस साइन चल हो गया सबका क्या? बराबर सर F21 जिसमें जो 2 होता है वो अट्रैक्ट होता है और 1 होता है जो अट्रैक्ट करता है। बराबर सही है। और F12 मतलब उल्ट F12 में 1 पे 2 अट्रैक्ट करेगा और 1 उसके तरफ से। ओके, नीचे एक नोट लिखो, the value of capital G was calculated by the scientist Henry Cavendish. Totally fine. By the scientist Henry Cavendish with the help of torsional balance experiment. What will happen is, with the help of torsional balance experiment. इस स्टेटमेंट को ऐसा फैक्ट के तौर पे याद करें, नथिंग एल्स, इसमें कुछ जरूरत है। ये एक्सपेरिमेंट बहुत पहले था, इसे अब रिमूव कर दिया, ठीक है, इसकी जरूरत नहीं। कैपिटल जी की जो वैल्यू निकाली थी ना 6.67 है ना, वो आया कैसे, तो वो इसने ढूंढा था और ये एक एक्सपेरिमेंट करना था उससे राइट। अब लेट्स ट्राई 1 और 2 क्वेश्चंस, ओके, बेसिक क्वेश्चंस जो अभी हमने अभी तक एक आंसर राइट ना। क्वेश्चन नंबर 1, 2 particles of mass 1 kg and 2 kg
particles of mass 1 kg and 2 kg are placed at a separation of 5 cm. Are placed at a separation of 5 cm. Find the initial acceleration of heavier particle. Find the initial acceleration of heavier particle. चल ट्राई करो. कोई मॉडल है बाय एनी चांस? कोई ग्रेविटेशन कोई भी है? ये मॉडल नंबर चेंज हो गया. अच्छा, मुझे एक्सेलरेशन किसका फाइंड करना है? तो मेरे दिमाग में एक चीज चल रही होगी, कैपिटल M इज हेवियर, स्मॉल m इज लाइटर. ओके, तो F पे मैं डालूंगा कैपिटल M into A should be equal to GMM by R². तो दोनों साइड पे कैपिटल M कैंसिल हो गया, तो आपका ये जो A होगा वो हेवियर था.
So this is going to be G small m by r square. तो अब small m कितना दिया है? I think 1 kg. So G को तुम लिख सकते हो 20/3 into 10⁻⁻11. Small m को 1 लिख दो और 5 सेंटीमीटर है. So I think you should convert that into 25 into 10⁻⁻1. ये देखिए 5 से जाएगा, ये 5 4 होगा, ये 5 5 होगा. So it is going to be 4/15 into ये ऊपर जाएगा तो मेरे हिसाब से हो जाएगा 10⁻⁻7. ये डिवाइड करना पड़ेगा 0.26 into 10⁻⁻7. Which can be written as 2.6 into 10⁻⁻8. That's what happens. लोड एस्टिमेट से भी यूज करना है अच्छा, ये क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ लाइट एंड पार्टिकल. तो क्या होगा? इसमें जो अपन अभी इधर हेवियर मास का निकाल रहे हैं तो लाइटर मास जो फिक्स होगा ना क्योंकि साथ में वो भी एक्सेलरेट करेगा. तो उसकी वजह से डोंट यू थिंक कि जो हेवियर मास होगा उस पे उसके एक्सेलरेशन में कुछ चेंज आएगा. तो उसको फिक्स करना पड़ेगा. देखो ये अच्छा क्वेश्चन है जो उसने पूछा है. वो क्या बताना चाह रहे हैं कि जब हम फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, तो यहाँ पे वर्ड क्या है? इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल मींस पहले दोनों फिक्स थे, दोनों को मैंने लिंक किया एक साथ, तो दोनों नजदीक आए. समझा? तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं? स्टार्ट, एकदम स्टार्ट वाला तो चल जाएगा. पर जैसे तू बोला है ना कि अगर मैंने दोनों को मोशन में रखा तो प्रॉब्लम है, 100% प्रॉब्लम. क्यों है? क्योंकि आपको जो दोनों आ रहा है वो आपका एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट नहीं है, दैट्स अ वेरिएबल एक्सेलरेशन. अच्छा, जैसे समझ में आ रहा है वो वेरिएबल एक्सेलरेशन है क्योंकि अब a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर. तो अब r जैसे कम होगा तो तेरा a जो है वो कांस्टेंट ही बन जाता है और वो भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं होगा, इनवर्स में स्क्वायर में बन रहा है. तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म फॉर्मूला. तो आपको फिर इसको अगर सॉल्व करना हो तो इंटीग्रेशन में जाना पड़ेगा. समझा? मतलब वो अगर स्टार्ट टेबल है कोई बीच का पॉइंट पूछा तो फिर यार इट इज नॉट पॉसिबल. इट्स वेरी मतलब पॉसिबल है बट बहुत हाई मैथमेटिक्स. ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखो. ओके, क्वेश्चन है two solid sphere of same size, two solid sphere of same size of a certain metal
each other are placed in contact with each other. The gravitational force acting between them, the gravitational force acting between them is directly proportional to option A, r square, option B, 1 upon r square, option C, r raised to 4, option D, 1 upon r raised to 4. That capital R is radius of sphere. The capital R is radius of sphere. चल मैं थोड़ा आप लोग को सोचने का टाइम दूंगा आप लोग देखो बात सही है। न्यूटन ऐसा नहीं बोला कि मेरा फॉर्मूला चलेगा नहीं। न्यूटन क्या बोलता है, फॉर्मूला चलता है बट यहाँ पे कुछ सोचना पड़ेगा, बस वो सोचना तैयार हुए। मैं समझा तुम लोग क्या सोच रहे हो कि आपने बताया था कि शुड बी वेरी मच फार अवे, बट नाउ इट इज नॉट दैट द केस। दोनों कांटेक्ट में, तो फिर क्या करें? वन बाय आर स्क्वायर, वन बाय आर स्क्वायर, ठीक। आर स्क्वायर एक बात का, अगर मान लो एक स्क्वायर यहाँ पे है और एक स्क्वायर यहाँ पे है, बराबर? दोनों को ध्यान में लेते हैं, दोनों के सेंटर को, दोनों के सेंटर का जो डिस्टेंस है वो तुम्हारा स्मॉल आर है, और इनका इंडिविजुअल जो रेडियस है वो कैपिटल आर, ठीक है। और अब मैं इस सिनारियो में आपको फोर्स पूछूं तो आप डेफिनेटली बोलोगे कि सर इट शुड बी, क्योंकि दोनों का साइज सेम है, वी आर अज्यूमिंग दोनों का मास भी क्या है, सेम, so it should be GMM, मतलब m square by r square. And this formula is applicable because our in this case r is very very greater than capital. यहाँ पे सही है। अब होता क्या है, जब आप इसको नजदीक लेके जाते जाओगे तो अब ये जो स्मॉल r है वो ये कैपिटल r के मतलब ट्राई करेगा कि कंपेरेबल डिस्टेंस पे आए। कंपेरेबल का मतलब ये नहीं कि इक्वल है, समझा? कंपेरेबल का मतलब ये है कि अदर केस में जो स्मॉल r था वो लेट से था 50 मीटर और कैपिटल R जो था वो था 1 सेंटीमीटर। आई थिंक दैट्स अ वेरी यूज केस। पर अब धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, अगर मान लो कि कम होना स्टार्ट हो गया, ये 50 सेंटीमीटर लेट्स से 200 सेंटीमीटर, now 200 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर इज वेरी मच कंपेरेबल। तो उस केस में क्या करना है और क्या सोचना चाहिए वो मैं बताता हूं। अब आप उसको एकदम नजदीक ले जाएगा और दोनों को टच करती है, तो सेंटर का जो डिस्टेंस है वो 2r होगा। दैट मींस अगर उस केस में मेरे पास जो फोर्स होने वाला है that is going to be g m square upon 2r the whole square। अब टेक्निकली मुझे प्रोपोर्शनलिटी ही चाहिए, चाहिए ना? तो टेक्निकली फोर्स आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है, r square। पर यार माइंड फिर भी है ना, ये आंसर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। आप एग्री करते हैं?
क्यों एक्सेप्ट करना नहीं चाहता? क्योंकि क्या बोले थे सर, अगर इतना ही इजी क्वेश्चन था वो तो डायरेक्ट फॉर्मूला से भी कोई बोल देगा कि इनवर्स प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तो देयर मस्ट बी सम ट्विस्ट इन द टेल। यस, वो ट्विस्ट इन द टेल ये है कि क्योंकि अब तुम्हारा मार्क्स मतलब नजदीक आ गया और डिस्टेंस कंपेरेबल है, तो वी हैव टू कन्वर्ट दिस मार्क्स इनटू द फॉर्म ऑफ डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। और ये 4 आंसर। अब वॉल्यूम, क्या स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब? का स्क्वायर होगा और 4 आर स्क्वायर। जैसे इसका मैं स्क्वायर करूंगा तो आई थिंक 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, बट 16 में थोड़ा सा क्या हो जाएगा 4, तो आगे हो जाएगा 4 जी रो स्क्वायर। पाई का स्क्वायर क्या होगा पाई स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर 9। यहाँ पे क्या बचेगा आर स्क्वायर इनटू आर क्यूब रेज़ टू कितना हो जाएगा आर रेज़ टू 6। बट नाउ आर स्क्वायर एंड आर रेज़ टू 6 कट हो जाएगा, सो सम कांस्टेंट इनटू क्या हो जाएगा आर रेज़ टू। So the correct answer is force is directly proportional to r raised to 6. ये क्वेश्चन आएगी। अब ये करने को क्यों सोचना चाहिए, उसका रीजन क्या है? क्योंकि रियलिटी में मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम होगा, दोनों का मेटल सेम टाइप है तो डेंसिटी दोनों में सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं देगा। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होगा, तो क्या सर हम हर नहीं लगा सकते? यस, यू कैन अप्लाई एवरी टाइम, मतलब एवरी टाइम दिस फॉर्मूला इज आल्सो एप्लीकेबल, बट देन देयर इज अ प्रॉब्लम। यहाँ पे जो स्मॉल आर है वो स्मॉल आर, मतलब जो नीचे वाला है वो स्मॉल आर का स्क्वायर है, कुछ समझा? और ऊपर वाला है वो क्या है आर रेज़ टू 6 है। आर यू गेटिंग इट? बट वो जो स्मॉल आर है वो इतना बड़ा है कि ऊपर वाले को कुछ मतलब अफेक्ट नहीं करेंगे। पर जैसे जैसे ये दोनों नजदीक आते जा रहा है तब तब इफेक्ट होना स्टार्ट होती है, और जब वो बहुत नजदीक आ गए तब ये दोनों कंपेरेबल हो गए, इसीलिए आपने सब्स्टिट्यूट किया, तब तक जरूरत नहीं। इसलिए आंसर इज एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। ठीक है, देख लो। जब स्मॉल आर और कैपिटल आर कंपेरेबल डिस्टेंस कर सकता है, पर देन ये स्मॉल आर का स्क्वायर नहीं कर सकता हूँ। अभी दोनों टच किया था इसलिए डिस्टेंस हुआ, इसलिए यहाँ पे आ गया, वरना थोड़ी वरना में लिखा है एक्चुअल डिस्टेंस तो स्मॉल आर ही होता है। So this formula कब applicable है? Can you tell me? Force is directly proportional to r raised to 4. कब applicable होगा? That small r is क्या? Comparable to capital. ठीक है ना friends?
We are starting with the topic number 3, जिसका नाम है force due to multiple masses या तो superposition principle। Force due to multiple masses या superposition principle। मैं अगर दोनों का रेडियस है वो भी अलग है तो ये अप्लाई होगा। दोनों का रेडियस अलग है तो फिर तुझे ऐसा करना पड़ेगा कि जब तू रो इनटू वी लगा रहा है तो रो इनटू v1 इनटू रो इनटू v2 करना। डेंसिटी जरूरी नहीं है, मैं दो कॉपर बॉल्स को अलग अलग साइज का लिखता हूँ। ओके, नाउ मैंने इसके बारे में टॉपिक इंपॉर्टेंट इसके लिए लिखा है बिकॉज ये जो अभी मैं करवाऊंगा ये सिर्फ इसके लिए बहुत सारे चैप्टर्स के लिए काम का है। एंड ये टॉपिक इतना आसान है, बस एक ही दिक्कत है, ये टॉपिक तभी आएगा जब आपको वेक्टर हो। सो वेक्टर्स इज एसेंशियल और कौन सा पार्ट, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स स्टार्टिंग आधा अच्छे से। इफ यू नो रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स तो मतलब ये टॉपिक को कुछ भी नहीं। पहले डिफाइन कर लेंगे कि एग्जैक्टली क्या है टॉपिक। देखो, the total force acting on a particle is the vector sum of all the forces acted upon by individual masses। Acted upon by क्या individual masses। That is आपके सामने डायग्राम है। लेट्स से मुझे m पे फोर्स फाइंड करना है, m1 m2 और m3 तीनों की वजह से एक साथ, ठीक है। तो मुझे पहले m और m1 को ज्वाइन करना पड़ेगा, फिर मैं m और m2 को ज्वाइन करूंगा और फिर मैं इसको ज्वाइन करूंगा m और m3 को। और m पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन हमेशा ऐसा होगा। मैं फोर्स किस पे फाइंड कर रहा हूँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किस पे फाइंड कर रहा हूँ, m पे, और m पे फाइंड कर रहा हूँ किसकी वजह से, m1 m2 और m3। और क्योंकि इस पे मैं फोर्स फाइंड कर रहा हूँ और ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा फोर्स है अट्रैक्ट करता है, तो ये इसकी तरफ जाने का ट्राई करेगा, ये इसकी तरफ जाने का ट्राई करेगा, ये इसकी तरफ जाने का ट्राई करेगा। अब तुम्हें बताया वो तीनों की तरफ तो नहीं जा सकता, तो तीनों का जो रिजल्टेंट बनेगा उसकी तरफ जाएगा। अंडरस्टूड? सो अगर मैं इस फोर्स को F1 नाम देता हूँ, इस फोर्स को क्या नाम देता हूँ, F2, और इस फोर्स को क्या नाम देता हूँ, F3। ऑब्वियसली ये कौन से फॉर्म में होंगे, वेक्टर। तो मेरा जो इस पे नेट फोर्स लगेगा दैट इज F नेट, वो एक्चुअली में होगा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये सिंपल एडिशन नहीं है। So it is not science कि 2 3 4 है तो सिर्फ ऐड कर दो आंसर आता है। Obviously ये 2 with certain direction, 3 with certain direction, 4 with certain direction। तो तुम्हें इसको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए। इसलिए मैंने बोला था कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिर्फ इसकी जरूरत है वेक्टर। बाकी ग्रेविटेशन का तो एक ही काम है, G m1 m2 का आंसर देना, बाकी कोई काम नहीं है। तो पूरा का पूरा काम है, इसका काम है।
ओके, सो अब से जितने भी क्वेश्चन करेंगे हर एक में मेरा काम बहुत कम है, आपका काम नहीं, क्योंकि वेक्टर आ चुका है, इसलिए वेक्टर पहले बढ़ाया है, तो मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको करना है। समझ गया? ये डायग्राम बना रेजोल्यूशन के लिए m को ओरिजिन ले लेते हैं, जिसमें फोर्स फाइंड करना चाहते हो उसको रेफरेंस, ठीक है, और वहीं से तुम वेक्टर्स को क्या करते हो बेटा, सारे रिजॉल्व। और कई बार तो रिजॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी अगर तुम्हें कोई शॉर्टकट पता है, नहीं पता है मैं करवाऊंगा, तो मुझे भी पता है, हमेशा नहीं करना है। सर इसके वेक्टर रिजोल्यूशन में ओरिजिन का नहीं है, जिस पे फोर्स फाइंड करना है वो रेफरेंस, तो m को ओरिजिन लेके लिखना और रिजॉल्व कर, पूरा टॉपिक है ये लिखा तो है। ओके, अब देखो मान लो आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, जिसके 3 कॉर्नर हैं, उस पे मार्क्स रखे गए हैं M, M और N, और क्योंकि इक्विलेटरल एंगल है तो डिस्टेंस सेम होगा, वेक्टर में A ले लिया, और जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है वो ऐसा होगा, मतलब पहला क्वेश्चन तो एकदम खुद ले रहा हूँ स्लेट को कि फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल CO, ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा फाइंड द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल C। अब यहाँ पे हम जनरली जो प्रोसेस को फॉलो करते हैं, इसके लिए मैंने स्पेसिफिक नाम दिया है, वी फॉलो द प्रोसेस ऑफ DMR, ठीक है, हम इसको फॉलो करेंगे हमेशा DMR, एंड रिमेंबर ये जो प्रोसेस है ना DMR, ये प्रोसेस सिर्फ यहाँ पे याद नहीं रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी याद रखना, क्योंकि वो चैप्टर में नहीं पढ़ाऊंगा, तो इसके बाद तुरंत हो जाएगा, तो सेम चीज ही पढ़नी है, यही सीक्वेंस फॉलो करेंगे, ओके। तो जब मैं जाऊंगा तो वहां पे वापस DMR रिवाइज करूंगा। D का मतलब है डायरेक्शन, M का मतलब है मैग्नीट्यूड, R का मतलब है डिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें किस पे फोर्स फाइंड करना है, C पे, तो C पे फोर्स के डायरेक्शन शो करो, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 हमेशा क्या शो करोगे, फोर्स का डायरेक्शन। अब सबसे आसान चैप्टर ग्रेविटेशन इसके लिए है, क्योंकि इसमें फोर्स का डायरेक्शन कभी सोचने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, बराबर। तो जिस पे फोर्स फाइंड करना है ना, वहां से एरो हमेशा बाहर ही आएगा, तो समझा, बाहर आएगा मतलब टुवर्ड्स सेकंड पार्टिकल, तो इस पे फोर्स फाइंड करना है तो इस पे फोर्स ऐसा लगेगा, और इस पे फोर्स फाइंड करना है इसकी वजह से, तो इस पे फोर्स ऐसा लगेगा, तो समझा। तो ये तुम्हारा S होगा, ये भी तुम्हारा N होगा। अब क्यों मैंने दोनों S लिखे और F1 F2 नहीं लिखा, क्योंकि मेरे दिमाग में चीजें चल रही, क्या चल रही, ये दोनों मास सेम है, ये दोनों मास भी सेम है, डिस्टेंस भी सेम है, तो फोर्स सेम, तो समझा। वरना अगर यहाँ पे होता M 2M M 3M, तो मैं यहाँ पे F1 लिखा और यहाँ पे क्या लिखा F2, ठीक।
समझ गया? सो डायरेक्शन मेरा सॉर्ट है। सेकंड स्टेप होता है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब जितने फोर्स आपने डायग्राम में शो किए आप हर एक का क्या फाइंड करोगे। लकीली मेरे पास दो फोर्स है पर दोनों का वैल्यू मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं सिर्फ एक लिख दूंगा कि मेरा जो मैग्नीट्यूड एक फोर्स का होगा वो होगा जी एम स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। और फिर यहाँ पे वो वेक्टर का कोई मगजमारी करने की जरूरत नहीं है ना, वो जो मैंने लिखा है वो करना कोई चीज नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टली मैग्नीट्यूड। थर्ड है क्या फाइंड करना है रिजल्टेंट के लिए। अब तुम्हें आना चाहिए पैरेललोग्राम लॉ, जहाँ पे अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा का यूज करते हो वो अब यहाँ पे यूज होगा, या तो रिजोल्यूशन का भी यूज करना पड़ेगा। सो एज ऑफ नाउ कोई दिक्कत नहीं है, बीच में एंगल तुम्हारा 60 डिग्री है। नाउ अब जो मैं बता रहा था शॉर्टकट, अगर दो इक्वल वेक्टर 60 डिग्री पे होते हैं तो उनका रिजल्टेंट √3 है। ये शॉर्टकट ये बता हुआ तो मतलब आपका यहाँ पे जो एफ नेट होगा एज रिजल्टेंट वो डायरेक्टली क्या होगा √3 है। बट स्टेप 1 में आपने एफ की वैल्यू निकाली है तो आंसर कितना होना चाहिए √3 जी एम स्क्वायर बाय। ओके जी सर ये एफ नेट इनिशियल है ना, इनिशियल पॉइंट। इस केस में जो तो बोल रहा है वो होगा जिस पे हम फोर्स फाइंड करना चाह रहे हैं, जिसमें हम फोर्स फाइंड करना चाह रहे हैं उसके अलावा बाकी दोनों पार्टिकल इस पे है फिक्स। समझ गया? और इसको भी तुम चाहो तो फिक्स मान सकते हो, मतलब ऑल द पार्टिकल्स एज ऑफ नाउ इज फिक्स्ड सो दैट ये सारे फिक्स हुए तो वो जो फोर्स लगाएंगे वो ये फिक्स हो। पर जैसे तुमने किसी एक को रिलीज किया तो अब रिलीज होने के बाद वो इस फोर्स से 30 डिग्री एंगल पे जाएगा, क्योंकि तुझे पता है रिजल्टेंट जो होगा वो ऐसा होगा। तो यहाँ से ये समझिए इसमें M1 M2 और M3 डायग्राम में फिक्स्ड हो गया, फिक्स हो तो इधर वरना जो केस है वो चेंज होगा। और जो तू बोल रहा है ना वो केसेस भी आगे बढ़ने वाले वो एडवांस लेवल पे नेट फोर्स का जो डायरेक्शन है वो एल्टीट्यूड होगा, एंटीट्यूड क्या मतलब बीच चलाई से बाइसेक्टर। ये चाहिए लिख दो। Question है find the force on particle D. Find the force on particle D. चल कुछ सेकंड ये हो जाए फिर वो आना
आंसर है तो बताना। आगे क्या? रूट 2 स्क्वायर अपॉन स्क्वायर नहीं 3/√2 है। नहीं टू रूट 3 प्लस 4। तो आंसर ऐसे तो नहीं आएगा, जी का फैक्टर होना चाहिए, एन होना चाहिए। हाँ बोलो। जीरो इस जगह में नहीं पॉसिबल। हाँ नहीं ये फोर्स है, ए है, जी होना चाहिए, एम होना चाहिए, ए कैसा आता है? और ये कैसा कहते हैं कि वन द कैपिटल ऑफ इंडिया बी, मतलब कि देयर मस्ट बी समथिंग ना जो उसके रिलेटेड टू। हाँ वो ओके। देखो दिक्कत ये है दैट आप लोग ये चीजें बताए और मैं जब बता रहा था तब थोड़े से बच्चे हंस भी रहे थे कि क्या फालतू की चीजें बता रहे हैं, बट प्रॉब्लम वही है जब चीजों को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो ना, इसलिए तुमसे क्वेश्चन नहीं होता। ओके तो इट्स अ वेरी ऑब्वियस थिंग, स्टिल आंसर इज दैट। स्टेप नंबर 1 डायरेक्शन। आपके पास फोर्स इस पे अप्लाई करना है, तो इस पे फोर्स अप्लाई करने वाले टोटल 3 पार्टी हैं, 1 2 और 3। और क्योंकि 3 है तो पहले हम इसको ज्वाइन कर लेते हैं एज ऑफ नाउ, और ज्वाइन करने के बाद पहले डायरेक्शन शो करेंगे। तो डायरेक्शन शो करेंगे तो इस पे फोर्स फाइंड करना है, तो एक डायरेक्शन ऐसा होगा, एक डायरेक्शन ऐसा होगा और एक डायरेक्शन ऐसा होगा। और अब क्योंकि 3 फोर्स है तो मैं तीनों फोर्स को अलग अलग नाम दे देता हूँ। अगर फिर इक्वल करना होगा तो इक्वल भी कर दूंगा, वो मैं लॉजिक करूंगा। तो S1 S2 S3 3 नाम, तो मेरा डायरेक्शन का पार्ट लगा। स्टेप नंबर 2 होता है मुझे मैग्नीट्यूड फाइंड करना। दैट मींस मुझे S1 फाइंड करना है, S2 फाइंड करना है और S3 फाइंड करना है। सो मैं पहले लिखूंगा S1 का फॉर्मूला है G m into n, so which is m square upon g square। अब सही, बट मेथड बहुत ज्यादा कम है। फिर आएगा S3, और जब S3 आएगा तो ये फॉर्मूला रहेगा कि S1
S1 और S3 सेम है ना, तो मैं इसको इक्वल कर देता हूँ। तुम्हें डिस्कस करना है तो डिस्कस कर, फिर मैं समझाता हूँ। S1 इक्वल टू GM स्क्वायर बाय H2 इक्वल टू क्या आ गया, S3। अब मुझे S2 चाहिए, तो जब मैं M2 पे जा रहा हूँ तो मुझे ये डिस्टेंस चाहिए √2 है, और ये डिस्टेंस तुम्हारा क्योंकि डायगोनल है तो ये √2 होगा। तो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा GM स्क्वायर बाय √2 A का स्क्वायर, 2H। सो ये हो जाएगा GM स्क्वायर बाय 2H। अब जनरली मैं क्या स्मार्टनेस यूज करता हूँ, मुझे पता है S1 S3 सेम है और उसकी वैल्यू क्या है, GM स्क्वायर बाय A स्क्वायर। अब मुझे क्योंकि मुझे पता है फर्स्ट स्टेप रिजल्टेंट है और रिजल्टेंट में ये सब मुझे बार बार लिखना पड़ेगा, तो रादर देन दैट व्हाट आई कैन डू इज इसको मैं S ले लूंगा, मतलब GM स्क्वायर बाय A स्क्वायर क्या बन जाएगा, S। तो कॉमन सेंस से ये S/2 बन जाएगा। सो मैं स्टेप नंबर 2 इज डन, डायरेक्शन इज डन, मैग्नीट्यूड इज डन। लास्ट स्टेप कौन सा है, रिजल्टेंट। अब तो फाइंड द रिजल्टेंट, मैं पहले दिमाग में सोचूंगा कि मेरे पास एक ऐसा फोर्स है जो S है, फिर मेरे पास एक ऐसा फोर्स है जो अगेन S है, और एग्जैक्टली 45 डिग्री पे एक ऐसा फोर्स है जो S/2। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, तुम S/2 को रिजॉल्व करो, तो एक ऊपर जाएगा एक नीचे जाएगा, जो ये नीचे जाएगा ये इसके साथ ऐड होगा, ये ऊपर जाएगा ये इसके साथ ऐड होगा, फिर वापस एक y एक्सिस का फोर्स एक x एक्सिस का फोर्स है, वापस इसका रिजल्टेंट है। पर ये अच्छी मेथड नहीं, क्योंकि हम यही वाले स्टूडेंट्स, तो अच्छी मेथड क्या, अगर ये s है ये s है और दोनों के बीच में क्या है 90 डिग्री है, तो उसका रिजल्टेंट √2s होगा। कितना होगा, और निकलेगा कहां से, 45 डिग्री। कहां से निकलेगा, 45। तो मतलब इसका जो आंसर होगा, पहले तो एक फोर्स यहाँ पे है ही, जो कितना है आपका S/2, अब उसी डायरेक्शन में और एक फोर्स निकलने वाला है और उसका वैल्यू कितना होगा, √2 है। तो S/2 ऐसा है, √2s भी ऐसा है, क्या दोनों सेम डायरेक्शन में है। Therefore my net force F net must be equal to S/2 plus √2। इसमें से मैं S को कॉमन ले सकता हूँ, so if I take S कॉमन तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 1 plus 2√2/2। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट S अब रिप्लेस करेंगे तो आंसर हो जाएगा GM स्क्वायर बाय 2A स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस मेरे प्यारे घरे बच्चों यहाँ पे 2 चल रहा है, 2 है ना, नहीं वो तो रहेगा ना, रहेगा, सो 2 रहेगा, ठीक है। सो GM स्क्वायर बाय 2A स्क्वायर ब्रैकेट में क्या आ गया, 1 प्लस 2। एंड दिस question has been covered techniques of divided math. अब बताओ, I don't think so this was a tough question, again a method question only, but method जो सोचनी है ना वो clarity के साथ सोचो। First show the direction। अब आप जल्दी क्या कर रहे थे, सिर्फ ये दो के डायरेक्शन शो कर रहे थे, इसको शो ही नहीं करना। पार्टिकल जितने रिमेनिंग है वो सारे फोर्स अप्लाई करेंगे ना। सो अगर मान लो ये क्वेश्चन मैंने अभी दिया और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पेंटागन का देता हूँ और मैं कोई एक वर्टेक्स पे पूछता हूँ, तो पेंटागन के एक वर्टेक्स पे फोर्स पूछा तो बाकी 4 तो बचे ना, तो कितने फोर्स लगेंगे उसपे, तो 4 का रिजल्ट आएगा, 2 का रिजल्ट नहीं आएगा। ऐसा नहीं है कि नजदीक नजदीक वाले को ही फोर्स लगा दे, दूर वाले फोर्स लगा दे, लिखवा है आपको ग्रेविटेशन फोर्स इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स, कितना भी दूर हो फोर्स को लगने वाला है, कुछ समझा। सो क्या ये पेंटागन वाले क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पेंटागन जाने दो, क्यूब वाले क्वेश्चन पे पूछे, कौन से वाले, क्यूब के कितने कॉर्नर होते हैं, 8, तो एक वर्टेक्स पे पूछूंगा ना तो 7 आएंगे रहता है, और वो भी 2D नहीं है, वो 3 डायमेंशन। जस्ट इमेजिन, तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे, धीरे धीरे करके डेवलप करें। सो नेक्स्ट लेक्चर के पहले मुझे ग्रेविटेशन नहीं ये पढ़ गया, मुझे ये वेक्टर्स पढ़ने हैं, और 3 चीजें याद रखो, एक S ऐसा लगा रहा हूँ, एक S ऐसा लगा रहा हूँ, और बीच में एंगल 60 है, तो आंसर 3S होगा 30 डिग्री। एक S ऐसा है और एक S ऐसा है, और बीच में 20 है, तो उसका आंसर 45 डिग्री से 2S होगा। और लास्ट में एक S ऐसा है
और एक है कैसा है है। तो उसका आंसर एस ही होगा और वो कितने से होगा 60 जब वो 30 बस मुझे ये तीन चीज चाहिए बाकी कुछ नहीं बाकी तो ऑटोमेटिक होता है वो नहीं करना वो क्लास सेट का बैचलेट के ऊपर टीचर क्या होगा हाँ एफ और एफ का रिजल्टेंट एफ रूट 2 है और एफ रूट 2 एफ बाई 2 के डायरेक्शन में है सो दिस विल बी ये दो फोर्स को हटा के एफ रूट 2 लिखूंगा सो एक फोर्स ऐसा है उसके डायरेक्शन में होता है सो वन इज एफ रूट 2 एंड अनदर इज एफ बाई दोनों को ऐड कर दिया ये समझ में आया? अच्छा नेक्स्ट लेक्चर में आप क्या क्या होंगे मात्रा मॉडल हाँ ग्रेविटेशन मॉडल अब वो 2 है 3 है मुझे नहीं पता है 4 होगा वो लेके आओ क्योंकि फिर मैं एनर्जी को मार्किंग कर देता हूँ